नमस्कार मेरे दोस्त, मैं प्रभात रंजन पटेल आप सभी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त का मैं बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आजकल आप लोग देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा के बारे में सुन रहे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव वाली पद्धति। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर, अखबार में ये डिबेट देखते रहते होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है। आज के वीडियो में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या होता है, वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार कैसे लागू कर सकता है, अगर सरकार लागू कर देगा तो हमारे प्यारे देश के जनता पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, चुनाव प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। आज के वीडियो में यही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग जान लेते हैं कि आज के वीडियो में किस किस मुद्दा पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे देश में क्या कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रहा है क्या हमारे देश में कभी ऐसा होता था कि एक देश एक चुनाव वाली पद्धति होती थी। तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन के हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे, आपको बेसिक से ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे क्या सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकता है, ये सवाल का आंसर जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करता है तो उसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है, कौन कौन सा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो किस तरीके से गवर्नमेंट इसको लागू करेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव प्रभाव के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मेरे दोस्त, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश कब आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो हमारा देश आजाद हुआ, तो आप लोगों को पता होगा कि उससे पहले हमारे देश में चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री नहीं बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना था। उसी के तहत हमारे देश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले से प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब आजाद हो गया हमारा देश वर्ष 1947 ईस्वी में, तो आजादी के बाद भारत में चुनाव तो करवाने थे ना मेरे दोस्त, तो चुनाव होना शुरू हो गया। उसको कहा गया जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। पहला आम चुनाव कब हुआ था, अगर ये सवाल आप लोग जानोगे तो वर्ष 1951 से लेकर 1952 के बीच में प्रथम आम चुनाव हुआ था। इसके अधिकांश वोटिंग 1952 में किए गए थे, इसीलिए इसको 1952 का आम चुनाव भी कहा जाता है। तो बाबू, शुरुआत में हमारे देश में जब चुनाव होना शुरू हुआ ना, वोटिंग करवाए जाने लगे, तो शुरुआत के 4 आम चुनाव वर्ष 1952 ईस्वी में, वर्ष 1957 ईस्वी में, वर्ष 1962 ईस्वी में, वर्ष 1967 ईस्वी में, शुरुआत के 4 आम चुनाव जो करवाए गए, जनरल इलेक्शन जो करवाए गए, वो हमारे देश वाला जो चुनाव, जिसको हम लोग लोकसभा वाला चुनाव कहते हैं, वो चुनाव और राज्य का विधानसभा वाला चुनाव एक साथ करवाए गए थे। यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आम चुनाव आखिर कहते किसको है, जनरल इलेक्शन किसको कहा जाता है। नरेंद्र मोदी वाला चुनाव, नरेंद्र मोदी वाला लोकसभा का चुनाव जो होता है, उसको आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो हमारे देश में जब वोटिंग शुरू हुआ, जब पहला आम चुनाव करवाया गया, तो हमारे देश वाला, केंद्र सरकार वाला जो चुनाव था भाई, उसके साथ साथ राज्य विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए थे सभी राज्य में। ये 4 बार शुरुआत में 1952, 1957, 1962, 1967 में किया गया था। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, प्रभात माट साहब आप मुझे ये बता दो कि जब शुरुआत में हमारे देश में एक देश एक चुनाव वाली पद्धति था, तो आखिर मामला कैसे बिगड़ गया। तो आइए मामला बिगड़ने के बारे में आप लोग को बताते हैं कि टर्निंग पॉइंट कब आया। टर्निंग पॉइंट आता है सर वर्ष 1957 ईस्वी में। दूसरा आम चुनाव जब वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ मेरे लल्लू लाल, तो वर्ष 1957 ईस्वी में केरल में एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल घटना घटता है,
जो राहुल गांधी का पार्टी अभी आप लोग वर्तमान में कांग्रेस पार्टी देख रहे हो, उसका नेतृत्व तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, तो वो कांग्रेस पार्टी केरल में चुनाव हार जाती है और वर्ष 1957 ईस्वी में पहला गैर कांग्रेस सरकार केरल में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, और उसके मुख्यमंत्री बनते हैं नमरूदी पाद। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, आगे इसके बारे में और कहानी हम लोग जानने वाले हैं। तो बाबू केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बन गया 1957 में। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा भाई हम तो देश के सबसे बड़े पार्टी हैं, मैक्सिमम राज्य में हम चुनाव जीत गए हैं, 364 सीट जीतकर पूरा देश में तहलका मचा दिए हैं लोकसभा के चुनाव में, लेकिन केरल में कैसे हम चुनाव हार गए। जब वर्ष 1957 ईस्वी में केरल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो वहां के लोकल कांग्रेस नेताओं को यह बात पसंद नहीं आता है और केरल में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यह आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं तीन तरह की, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मात्र 2 वर्ष सरकार चला, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार मात्र 2 वर्ष चला और 1959 में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने आर्टिकल 356 लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आजकल आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि भाई संविधान खतरे में आ गया, नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर रहा है कि संविधान को ही मिटा देगा, लेकिन संविधान पर सबसे पहला चोट यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि वर्ष 1957 ईस्वी में बना बनाया कम्युनिस्ट पार्टी का केरल के सरकार को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 356 लगाकर वहां पर बर्खास्त कर दिया। जब वर्ष 1959 ईस्वी में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तो देखो हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में आप लोग जान लो। सबसे पहला संवैधानिक व्यवस्था तो मेरे दोस्त क्या है, सबसे पहला तो यह है कि अगर कहीं पर भी सरकार गिर जाती है, मान लो कि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव हो गया मान लो और बीजेपी पार्टी और आरजेडी पार्टी का मान लो गठबंधन वाला सरकार बन गया, लेकिन कुछ दिन के बाद मान लो आरजेडी पार्टी बीजेपी से अलग हो गया तो सरकार गिर जाएगा। तो जब भी सरकार गिर जाता है तो 6 महीना के भीतर वहां पर चुनाव करवाने होते हैं। तो अब मान लो केरल में जब सरकार गिर गया बाबू, मान लो कोई पार्टी का सरकार नहीं बनेगा तो 6 महीना के भीतर वहां पर चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में ऐसा देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा समय समय पर हमारे देश के अलग अलग राज्य में बने बनाए सरकार को आर्टिकल 356 लगाकर खत्म कर दिया गया। जो भी लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जो भी लोग ऐसा तर्क देते हैं कि हमारा देश का संविधान खतरे में है, उनकी आंख आज जरूर खुल जानी चाहिए कि हमारे देश में सबसे पहले संविधान पर चोट देना किन्होंने शुरू किया। मेरे दोस्त, बना बनाया हमारे देश के सरकार को गिरा दिया जाता था आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। यहां पर आप लोग देख सकते हो। आगे हम लोग अगर यहां पर जानने का प्रयास करें तो देखो एग्जाम्पल यहां पर कितने सारे राज्य हैं। वर्ष 1959 वाला तो आपको बता दिए, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार को गिरा दिया गया। फिर 1964 ईस्वी में बनता है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, वहां पर भी गिरा दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा, ठीक है। वर्ष 1967 में हरियाणा, वर्ष 1968 में असम, 68 में पंजाब, यूपी, ये सारे राज्य ऐसे थे जहां पर बने बने सरकार को आर्टिकल 356 लगाकर गिरा दिया जाता है। इससे भी बड़ा घटना कब घटता है बाबू, इससे भी बड़ा घटना घटता है इंदिरा गांधी के समय पर। आप लोगों को पता होगा आयरन लेडी इंदिरा गांधी कितनी तानाशाह वाली प्रधानमंत्री हमारे देश की रही है। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनती है तो 25 जून 1975 ईस्वी को आर्टिकल 352 लगाकर आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल सर 1975 ईस्वी में लगाता है इंदिरा गांधी, तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा भाई कि हमारे देश के कितने राज्य में बने बने सरकार को आर्टिकल 356 लगाकर यूं ही गिरा दिया गया।
जब ऐसी घटनाएं आप लोग देख रहे हो तो इससे आखिर इतिहास के बारे में हम लोगों को क्या जानकारी मिल रहा है? जानकारी यही मिल रहा है कि सर शुरुआत के जो 4 आम चुनाव हुए वो एक साथ हुए हमारे देश में, जनरल इलेक्शन और साथ ही साथ राज्य के विधानसभा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा करतूत किया जा रहा था कि राज्य के बने बनाए सरकार को आर्टिकल 356 लगाकर वहां पर गिरा दिया जा रहा था। तो जब भी सरकार गिर जाती थी तो उसके 6 महीना के भीतर चुनाव करवाने होते थे। तो ऐसे ऐसे करके राज्य विधानसभा का कार्यकाल और आम चुनाव का कार्यकाल में डिफरेंस, अंतर पैदा होना शुरू हो गया, और जिसकी वर्तमान स्थिति आप लोग देख सकते हो। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे हमारे देश में पूरा साल चुनाव ही होता रहता है भाई। कभी नरेंद्र मोदी वाला केंद्र सरकार का आम चुनाव होगा, कभी पंजाब हरियाणा में चुनाव होगा, कभी हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, कभी बिहार में, यूपी में। पूरा देश हमारा चुनाव माहौल में ही डूबा हुआ रहता है। तो इससे विकास के कार्य रुक जाते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कैसे। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतिहास के बारे में आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि शुरुआत में हमारे देश में एक देश एक चुनाव वाली पद्धति थी, लेकिन वर्तमान समय में कैसी पद्धति है बाबू? ये टेन्योर में अब परिवर्तन आ चुका है। तो वर्तमान स्थिति अगर आप लोग देखोगे तो भारत एक फेडरल संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। पॉलिटिक्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर संघात्मक व्यवस्था क्या है? तो दोहरे स्तर की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों जगह पर, और ये संघात्मक व्यवस्था हमारे देश के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था या फेडरल सिस्टम है। तो केंद्र एवं राज्य में अलग अलग चुनाव होंगे। शुरुआत में 4 आम चुनाव एक साथ हुए, लेकिन टेन्योर में परिवर्तन हो गया। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखोगे तो हमारे देश में पूरा साल चुनाव वाला माहौल रहता है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिसमें अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए रहते हैं। चुनाव आयोग पूरा साल यही व्यवस्था करने में लगा रह जाता है कि किस राज्य में कब चुनाव करवाने हैं, जिससे विकास के कार्य बाबू रुक जाते हैं। अधिकांश अतिरिक्त आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है हमारे देश में। एक डाटा के अनुसार अगर आप देखोगे तो वर्ष 2019 में बाबू 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और ऐसा अलग अलग चुनाव में होता रहता होगा। तो मेरे दोस्त, जब किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था हो कि पूरा साल वहां पर चुनाव ही होता रहता है, कभी केंद्र स्तर का चुनाव, कभी राज्य स्तर का चुनाव, ऐसे देश में देखा जाता है कि वहां की अधिकांश मशीनरी, अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग चुनाव करवाने में ही व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि तुरंत कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि हरियाणा में चुनाव खत्म हुआ, समझ रहे हो, और कुछ ही दिन के बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, जहां पर खुजलीवाल की पार्टी हार गई। फिर अब सुन रहे होंगे कि बिहार में चुनाव है भाई। तो अपना देश पूरा चुनाव में ही डूबा हुआ रहता है, ऐसा कंडीशन है। आगे हम लोग समझते हैं बाबू कि क्या इनका अर्थ होता है वन नेशन वन इलेक्शन का। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ अब आप लोगों को बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा चुनाव जहां पर जनरल इलेक्शन के टाइम, आम चुनाव के समय में ही हमारे देश के राज्य विधानसभा के चुनाव भी करवा लिए जाए, इसी को कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कि सेंट्रल और स्टेट का इलेक्शन एक साथ करवा लिया जाए, जैसे पहले हुआ करता था। इसी को वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या पंचायती राज व्यवस्था को भी इसमें शामिल किया जाएगा सर? आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है अनुसूची 11 में। तो क्या सर एक देश एक चुनाव वाली पद्धति में केंद्र और राज्य के अलावा पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया जाएगा क्या? नहीं, पंचायती राज व्यवस्था को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। क्या सरकार ऐसा कर सकता है? क्या सरकार फिर से ऐसा कर सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ला दे? बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि अगर सरकार चाहे वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दे, बिल्कुल कर सकता है, तो करेगा कैसे? माट साहब आप मुझे ये बताओ, करेगा कैसे? तो आइए उसी के आंसर के बारे में जान लेते हैं मेरे दोस्त। देखो, हमारे देश में अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है?
दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 के बारे में आप लोग जानते होंगे। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 तरीके से किया जा सकता है। एक साधारण संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है, और एक संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत अर्थात 2/3 सदन की स्वीकृति होनी चाहिए और कम से कम आधे राज्य की भी स्वीकृति चाहिए। तो ये वाला जो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें स्टेट भी मतलब राज्य भी सम्मिलित हो रहा है। ये व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो राज्य आधे राज्य के विधानसभा की भी स्वीकृति चाहिए। तो आर्टिकल 368 जिसके तहत हमारे देश के संविधान में संशोधन का वर्णन किया गया है, यह संविधान संशोधन 3 तरीके का होता है मेरे बाबू। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत एवं आधे राज्य की स्वीकृति के साथ। वर्तमान समय में हमारे देश में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, तो कम से कम 15 राज्य की स्वीकृति इसमें जरूरी होगी मेरे दोस्त। इसके अलावा हमारे देश के विधानसभा के कार्यकाल में परिवर्तन करना होगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी वाला चुनाव तो 2024 में हुआ है, अब वर्ष 2029 में होगा, लेकिन बिहार में चुनाव तो अभी हो रहा है, गुजरात में कुछ दिन पहले हुआ था, इससे पहले दिल्ली में हुआ था, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के जरिए करना होगा। और किस किस आर्टिकल में परिवर्तन करना पड़ेगा यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 83, 85, 172, 73 और 356 इन सभी में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ये आर्टिकल क्या है सर? कभी विस्तार से जब हम लोग राजनीतिक शास्त्र के आर्टिकल वाला क्लास लाएंगे तो वहां पर विस्तार से समझेंगे। तो सरकार बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकता है। वो कैसे करेगा सर? संविधान में संशोधन करने के बाद। इसमें क्या कठिनाई आएगा वो हम लोग थोड़ा देर के बाद जानेंगे। इसमें क्या कठिनाई आने वाला है बाबू वो थोड़ा देर के बाद हम लोग जानने वाले हैं। अभी वर्तमान समय में अगर बात करें कि नरेंद्र मोदी की सरकार है हमारे देश में, नरेंद्र मोदी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए जो प्रयास सबसे पहला किया है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह सवाल यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है भाई। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया है, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए बोला गया है कि क्या सभी स्टेट एवं सेंट्रल के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। अगर करवाए जा सकते हैं तो किस तरीके से उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। 129 संवैधानिक संशोधन के जरिए इसको संविधान में प्रस्तुत किया जाएगा मेरे दोस्त। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। अगर हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव वाली पद्धति लागू हो जाएगा तो उसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू क्या होगा। सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट इस पर क्या आने वाला है, सबसे पहला फायदा क्या है सर? बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। आप लोग देखते होंगे हमारा देश पूरा साल चुनाव में ही डूबा हुआ रहता है। हर जगह कहीं ना कहीं पर चुनाव आपको अक्सर देखने को मिलता होगा मेरे दोस्त। तो इससे विकास के कार्य रुक जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उसी में ही लगा हुआ रहता है। तो ये इसका निगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। बार बार लोगों को वोट देना नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी कभी नरेंद्र मोदी वाला चुनाव वोट देना पड़ रहा है, कभी बिहार वाला चुनाव होता है, यहां पर वोट देना है, समझ रहे हो। तो अलग अलग राज्य के लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं, वो कहीं और रहता है कहीं और रहता है। अगर एक बार चुनाव हो जाए सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाला, तो आदमी भी अपना टिकट उकट कटा के वोट देके एक बार आ जाएगा और 5 साल निश्चिंत हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। अतिरिक्त आर्थिक खर्च से छुटकारा मिल जाएगा। वर्तमान समय में देखो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर चुनाव होते ही रहते हैं। तो चुनाव आयोग बहुत ज्यादा व्यवस्था करना पड़ता है, प्रशासनिक अधिकारी लगा हुआ होता है, विकास के कार्य रुक जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है उसमें। अलग अलग समय पर चुनाव होता ही रहता है। लेकिन मान लो एक बार में ही अगर ये चुनाव करवा लिए जाए तो जो पैसा
खर्च हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कमी आ सकता है, अतिरिक्त आर्थिक संकट कम उत्पन्न होगा। ठीक है, फ्री की रेवड़ी पर कंट्रोल हो सकता है। वर्तमान समय में आप लोग जो हालात हमारे देश का देख रहे होंगे, एक दिन हमारा देश नंगा हो जाएगा भाई। वर्तमान समय में हमारे देश का हालात बहुत बुरा है भाई। तुम देखो हर राज्य में जब चुनाव होगा तो वहां का नेता अलग अलग वादा करता है लोगों से। कभी बोलेगा कि किसान का कर्ज माफ कर देंगे, कभी बोलेगा बिजली बिल माफ कर देंगे भाई, कभी बोलेगा 2 पल्ला साड़ी दे देंगे, कभी कुछ से कुछ वादा करते रहता ये नेता पगला सब भाई। तो ऐसे में हमारे देश की आर्थिक स्थिति कहां जाएगा भाई। हम मिडिल क्लास के लोगों से पैसा लेकर, टैक्स लेकर, ये बौका नेता सब भाई हमारे देश के गरीब लोगों के बीच में फ्री में रेवड़ी बांटने में लगा हुआ है। अब तुम लोगों को यह बात सुनने में लग रहा होगा कि सर गरीब लोगों को बांट रहा है, सही तो कर रहा है। अरे भाई, वो जो लोग जिसको पैसा दिया जा रहा है, फ्री में रेवड़ी दिया जा रहा है, उसको इस लायक बना दो कि वो पैसा कमा पाए। उसको आर्थिक मदद 200 रुपया, 500 रुपया, 2000 महीना देने से क्या हो जाएगा ये पहले बताओ है भाई। तुम किसी को पैसा दोगे, उससे अच्छा है उसको पैसा कमाने के लायक बना दो। तो ये इसमें एक्सपर्ट है दिल्ली का मुख्यमंत्री खुजलीवाल। ये खुजलीवाल हार गया, आजकल पता नहीं कहां कूप भवन में चल गया है पगला नेता। तो भाई ऐसा नेता सब हमारे देश में आता है, जब भी चुनाव होगा तरह तरह का वादा करेगा, तो ये फ्री की रेवड़ी पर कंट्रोल हो जाएगा भाई। इससे हमारे देश में भाई आर्थिक स्थिति से संकट जो उत्पन्न होने वाला है उससे बचा जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, ये फ्री का रेवड़ी हमारे देश को एक दिन कंगाल कर देगा, बर्बाद कर देगा भाई। ठीक है, तो विकास के कार्य तेज हो सकते हैं अगर बार बार चुनाव हमारे देश में नहीं होगा, प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगे रहेंगे होंगे, तो विकास के कार्य में लगेंगे वो, तो विकास के कार्य उससे तेज हो सकते हैं अगर एक बार ही चुनाव हो जाए। केंद्र एवं राज्य के संबंध सुधर सकते हैं। वर्तमान समय में क्या होता है देखते हो, कभी नरेंद्र मोदी वाला चुनाव हुआ, कभी राज्य में चुनाव होगा। अब चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गया, उस दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपसे में लड़ जाता है, समझ रहा है, दोनों राज्य एवं केंद्र के संबंध खराब हो जाते हैं। अब मान लो एक के बार चुनाव हो जाएगा, एक के बार बढ़िया से भीड़ जाएगा, 5 साल के तो निश्चिंत हो जाएगा भाई। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो ठीक ठाक हो सकता है। ये सारा प्रेडिक्ट हम लोग कर रहे हैं कि होगा कि नहीं, लेकिन सिर्फ इसके फायदे नहीं है, नकारात्मक प्रभाव भी क्या है। लोकसभा अगर समय से पहले भंग हो जाए, अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि मान लो कि नरेंद्र मोदी वाला चुनाव एक बार में हो जाए और उसके साथ साथ सभी राज्यों के भी चुनाव हो जाए तो बढ़िया रहेगा, 5 साल तक सरकार चलेगा, कोई दर्द दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम थोड़ा सोचो, अगर ये नरेंद्र मोदी वाला चुनाव हुआ, ठीक है, बढ़िया है, सब राज्य का चुनाव भी हुआ, बहुत बढ़िया है। मान लो कि नरेंद्र मोदी का सरकारें गिर गया बीच में, वो अपना बहुमत ही खो दे, तो भाई सरकार तो भंग हो जाएगा। वो 6 महीना के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। फिर अलग अलग राज्यों को कैसे बैलेंस क्या करना पड़ेगा, क्या राज्य को भी बर्खास्त कर देंगे सरकार को? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है इसको लागू करने में। तो लोकसभा अगर समय से पहले भंग हो जाए तो उसमें राज्यों के चुनाव की क्या स्थिति रहेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट भी है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व मिट सकता है अगर ये व्यवस्था लागू हो जाता है। तो वर्तमान समय में देखते होंगे कि अलग अलग राज्य में जो चुनाव होता है वहां पर कुछ लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी होता है। जैसे झारखंड में जाओगे तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आप लोग देखते होंगे वहां पर एक अलग ही पार्टी है, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा करके है। बिहार में आओगे भाई तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, नीतीश बाबू की अलग पार्टी है जेडीयू, चिराग पासवान की अलग पार्टी है भाई लोक जनशक्ति पार्टी। तो ऐसे तमाम पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर होती है। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल, तरह तरह की क्षेत्रीय पार्टी अपना भागीदारी करती है चुनाव में। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव वाली पद्धति लागू हो जाए, नरेंद्र मोदी वाला चुनाव और हर राज्य के विधानसभा वाला चुनाव एक साथ करवाए जाने लगे, तो मेरे दोस्त ये क्षेत्रीय पार्टी है, बहुका सब पार्टी, वो खत्म हो सकता है। क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है, उनको ज्यादा फोकस मिलेगा नहीं। और एक निगेटिव इंपैक्ट इसका ये है, क्या निगेटिव इंपैक्ट है भाई, ये लॉजिकली तुम लोग सोचना। अच्छा, अभी अलग अलग समय पर चुनाव अलग अलग राज्य में होते रहते हैं तो ज्यादा पावर नहीं लगाता है, लेकिन मान लो 5 साल में एक गो चुनाव हो लोकसभा का और राज्यसभा का, तो उसको कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई। वहां के लोकल नेता अगर दंगा फसाद करने पर उतर आए, मैनेज करने पर कितना ज्यादा मुश्किल होगा भाई उसको।
और सब आदमी यही सोचेगा कि इस बार चुनाव हारे तो अगला 5 साल के बाद चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो पूरा वो अपना जी जान, पैसा, धन, संपत्ति सब कुछ लगा देगा उसमें। तो इससे और ज्यादा हिंसा बढ़ने का और ज्यादा खर्च बढ़ने का भी संभावना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आता है आप लोगों को, तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्त के पास भेजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस मुद्दे पर बनाएं। धन्यवाद।